गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था कि मुझे कुछ अर्जेंट काम की वजह से आउट ऑफ स्टेट जाना है, तो इसलिए 2-3 दिन आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी। बट आप कोशिश मैंने की है कि आपको बिल्कुल स्लोली स्लोली मैं आपको समझाऊँ, और आपका फीडबैक जो है मैं बिल्कुल ध्यान में रख रही हूँ। तो अब जब मैं नेक्स्ट आपकी जो लाइव क्लास होगी उनमें आपके सारे फीडबैक को ध्यान में रखते हुए मैं सेशन लूँगी, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज जो है हम टॉप 10 पीवाईक्यूज जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, कि किस तरह के एमसीक्यूज तो हम डेली सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें पीवाईक्यू से पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और मैं किस पैटर्न के हिसाब से जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो उससे पहले जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाती हूँ। यदि आप लोगों को मुझसे डिटेल में पूरा पेपर 1 और पूरा पेपर 2 पढ़ना है तो आप लोग मेरा कोड प्रीति10 का यूज़ करके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। इससे आप लोगों को 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी टीचर इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं उन सबसे आप पढ़ पाओगे। दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू टेक प्रीति10 सब्सक्रिप्शन। तो फास्ट एंड फास्ट टेक सब्सक्रिप्शन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो, प्रीति शर्मा नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो, जिससे आपको मेरी सभी क्लासेस की जो अपडेट है टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ये कुछ मेरे बारे में पॉइंट है, आप जान सकते हो। मैंने अपनी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडल लिया हुआ है, ठीक है। मुझे 3 साल का मतलब हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। आई एम सेलेक्टेड इन गवर्नमेंट एग्जाम एंड प्रीति10 इज माई रेफर्ड कोड। तो आई नो व्हाट इज सेलेक्टिव मैटर। मुझे पता होता है कि आपको क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, बिकॉज मुझे पता है सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कि वो किस टाइप के क्वेश्चन आपको देती है। तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो मेरा कोड लगाकर प्रीति10। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन किस तरह से ले सकते हैं, उसके लिए आप या तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करो या उसकी साइट पर जाकर NTA UGC नेट अपना गोल्ड सेलेक्ट कीजिए। देन गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना। यहाँ पर हर वेडनेसडे न्यू बैचेस बनते हैं, ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म होता है। इन 21 सब्जेक्ट से पेपर 2 की यहाँ तैयारी होती है और पेपर 1 की साथ में होती ही है। मेरा पॉलिटिकल साइंस है, मुझसे जुड़ने के लिए आप पॉलिटिकल साइंस से जुड़ सकते हो। और पेपर 1 मैं दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ाती हूँ, ठीक है। यदि आपके पास इनमें से भी कोई और सब्जेक्ट है तो भी आप मेरा कोड यूज़ करके प्रीति10 आप अनअकैडमी एनरोल कर सकते हो। पेपर 1 भी पढ़ सकते हो और पेपर 2 भी। या आइकॉनिक एंड प्लस 2 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन होते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर लाइव क्लासेस में एक स्ट्रक्चर कोर्स के साथ आपको पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। साथ में आपको एक ऑडियो फीचर भी दिया जाता है। इस ऑडियो फीचर में ये होता है कि आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी जो डाउट है, आप उसे रेज कर सकते हो, उसे रिकॉर्ड कर सकते हो एंड देन टीचर उसे सुनेगा और वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। आइकॉनिक में प्लस की तो सारी विशेषता है ही, साथ में आपको एक पर्सनल कोच की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, जो थ्रू आउट आपकी प्रिपरेशन आपको गाइड करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको स्टडी मटेरियल में हेल्प करता है, और साथ ही साथ इंटरव्यू की भी आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो इट्स अ बेस्ट टू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हो 12 मंथ का, आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो आपको 12,375 रुपये का पड़ता है आफ्टर यूजिंग माई कोड प्रीति10। डोंट फॉरगेट यूज माई कोड प्रीति10। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 23,400 का पड़ता है आइकॉनिक वाला, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना प्रेफर करते हो, ठीक है। 14 जुलाई से ये कुछ बैचेस स्टार्ट हुए हैं, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा भी एक बैच चल रहा है प्लस में इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। यदि आप लोगों को डिटेल में मुझसे पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, यू डिसाइडेड टू टॉप, यदि आपने इस बार JRF टॉप करने का डिसाइड किया है, देन यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस टू यूजिंग माई कोड प्रीति10, ठीक है। देखिए एक ऑफर चल रहा है, ये 31 जुलाई तक ही वैलिड है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। आपको यदि 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो भी आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा जो है वो फ्री मिलता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग जो है वो मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यदि आपको किसी भी वीडियो में कोई भी कंटेंट जो है वो इनएप्रोप्रिएट लगता है, देन यू कैन रिपोर्ट दैट कंटेंट एंड क्लेम योर प्राइस, ठीक है।
ओके, तो हम हमारे टॉप पीवाईक्यूज जो हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पीवाईक्यू है आपका, द बेसिस रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग एट द डिलीवरी टीवी थिंकिंग लेवल आर रिलेटेड टू। ठीक है, विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित होती हैं। सिस्टमेटिकली एंड सीक्वेंसली प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन बाय द टीचर, असिस्टिंग स्टूडेंट इन इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड दियर सॉल्यूशन प्रोसेस, explaining the fact by student and presentation of complete fact by the teacher and is action oriented sequence। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अब ये मत सोचना ये रिकॉर्डेड क्लासेस है तो मुझे आपका आंसर का पता नहीं चलेगा। मैं जहाँ भी होंगी आपके रिप्लाई को ज़रूर देख रही होंगी कि आप सब लोग कितने इफेक्टिवली इसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं ज़रूर उस पर विचार करूँगी। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डेलिब्रेटिव थिंकिंग, विमर्शी चिंतन। इसका मतलब होता है यूर रीजनल पावर, आपके अंतर्गत सोचने समझने की, आपकी लॉजिकल पावर, आपके अंतर्गत तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वो डिपेंड करती है। व्हेन जब आपके अंतर्गत रीजनल पावर होती है, लॉजिकल पावर होती है, थिंकिंग एबिलिटी भी होती है, डेलिब्रेटली थिंकिंग आपके अंतर्गत होती है, देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, व्हेन यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सॉल्व इजीली दैट प्रॉब्लम। ठीक है, जब आपके अंतर्गत रीजनल पावर, लॉजिकल पावर, डेलिब्रेटली थिंकिंग आपके अंतर्गत होगी तो आप किसी भी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का क्या कर सकते हो? सॉल्यूशन कर सकते हो। तो विमर्शी चिंतन जो होता है वो समस्या तथा उसके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और तत्व संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करता है। आपने एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा। किसके बारे में सुना होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया था? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे ने इसके अंतर्गत डेलिब्रेटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनल जो थिंकिंग है उन सब के बारे में बोला है। अर्थात एक स्टूडेंट जिसके अंतर्गत ये सारी की सारी थिंकिंग होती है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो जाता है। और जब एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है ही कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, वो क्या कर सकता है? कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो आपकी कॉग्निटिव जो है विकास है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसी के अंतर्गत आपका क्या आता है? सोचने समझने की पावर, आपकी ज्ञान को प्राप्त करने की पावर, आपकी तर्क वितर्क करने की क्षमता, ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है? संज्ञानात्मक विकास चिंतन के अंतर्गत। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, देखो इसके अंतर्गत आप विमर्शी चिंतन मतलब डेलिब्रेटली थिंकिंग को भी ले सकते हो। ठीक है, इसके अंतर्गत आप चिंतन स्तर को भी ले सकते हो। इसके अंतर्गत आप ज्ञान स्तर को भी आप इसके अंतर्गत मान सकते हो। ये तीनों चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। Out of the two sets given below, set 1 mention and the evaluation system। ठीक है, आपका जो सेट 1 है वो इवेल्युएशन सिस्टम मतलब मूल्यांकन प्रणाली को बताता है और आपका जो सेट 2 है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो जल्दी से बताइए कि फॉर्मेटिक इवेल्युएशन, समेटिक असेसमेंट, स्टैंडर्ड रेफर टेस्ट और कंक्लूजन रेफर टेस्ट, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इसका क्या है? क्वेश्चन टाइप का भी बड़ा है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों है। मैं आपको हिंदी भी दिखा दूंगी तो आप टेंशन मत लेना। ये इसका हिंदी वर्जन है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकल्पात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित परीक्षण और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। देखो मूल्यांकन प्रणाली, इवेल्युएशन सिस्टम। अब आपको एक चीज बताती हूँ, आप लोगों ने TCE के बारे में सुना होगा, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन। ये CCE जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है आप लोगों का फॉर्मेटिव, ठीक है, और एक होता है आप लोगों का समेटिव। क्या होता है? समेटिव होता है। ठीक है, मेनली फॉर्मेटिक क्या होता है? फॉर्मेटिक असेसमेंट जो होता है इसे हम हिंदी में रचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन भी बोल सकते हैं। और समेटिक को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? योगात्मक मूल्यांकन भी हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं।
फॉर्मेटिक इवेल्युएशन कब किया जाता है? देखो, यह आपकी लर्निंग प्रोसेस को जानने के लिए किया जाता है, टू नो लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, किसको जानने के लिए किया जाता है? लर्निंग जो प्रोसेस है, उस लर्निंग प्रोसेस को जानने के लिए किया जाता है कि बच्चा जो है वो किस स्पीड से सीख रहा है, बच्चा कितना सीख रहा है, उसको जानने के लिए क्या किया जाता है? फॉर्मेटिक असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, बच्चों की प्रॉब्लम जो है उसका भी इसके अंतर्गत सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, और इस फॉर्मेटिक असेसमेंट के अंतर्गत ही दो चीजें आती हैं। एक तो होती है आप लोगों का रेमेडियल मतलब उपचारात्मक और निदानात्मक। ठीक है, उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों ही प्रकार का शिक्षण किसके अंतर्गत किया जाता है? आप लोगों का फॉर्मेटिक में किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत निदानात्मक का मतलब होता है टू नो प्रॉब्लम। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? पहले बच्चों की प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम को जाना जाता है और उसके बाद उस प्रॉब्लम का क्या किया जाता है? सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन किया जाता है। क्लियर आप लोगों को? तो बस वही बात जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है, आप लोगों ने देखा होगा आपके फर्स्ट स्कूल में फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट लगते थे। तो इनमें क्या होता था कि भाई इसमें आपका टेस्ट लगा, टीचर ने देख लिया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। टीचर को समझ जाता है कि भाई सारे बच्चों के जो है 10 में से 3 नंबर, 2 नंबर या 1 नंबर आ रहे हैं, तो टीचर समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं उसके पढ़ाने में कमी है, बच्चों को वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो फिर बाद में जो है बच्चों को वो कॉन्सेप्ट दोबारा जो है वो समझाया जाता है। तो इसके अंतर्गत आप कितना सीख रहे हो इसके लिए जो है इवैल्यूएशन किया जाता है, डेट इज कॉल्ड फॉर्मेटिक। समेटिक जो है वो लास्ट में आपने पूरी ईयरली जो आपने अचीव किया है, जो नॉलेज जो है आपके अंतर्गत बढ़ी है, उसको लेकर के जो किया जाता है डेट इज कॉल्ड समेटिक असेसमेंट। जैसे कि आपकी जो ईयरली एग्जाम होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर जो होगा वो होगा ए। ठीक है, क्लियर? कि निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होता है उसके अंतर्गत सुधार की गुंजाइश भी होती है कि आपके अंतर्गत आपकी प्रॉब्लम को जानकर उसे इम्प्रूव किया जाता है। संकलात्मक के अंतर्गत आपके अधिगम स्तरों का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। ठीक है, मानक संदर्भित परीक्षण क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या किया दिए जाते हैं कि स्टैंडर्ड जो है वो निर्धारित कर दिए जाते हैं कि प्रीति जो है आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की है। ठीक है, तो आप जिसके भी प्रीति के बराबर नंबर आएंगे, ठीक है, वो बच्चा इंटेलिजेंट माना जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा कि स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया है। क्लियर? तो ये कुछ क्या है, इवैल्यूएशन जो सिस्टम है वो आपके सामने है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। In the list given below, identify the factor which affect teaching in relation to positive learning environment in an institution. ठीक है, the extent to which the teacher gives a clear presentation, possibility for sharing of ideas and open discussion in the classroom as well as in the institute, the proficiency of teaching on the material to be displayed in order to answer the question of the students, repeated use of positive reinforcement in the institutions or classroom, availability of teacher and his guidance. तो choose the correct answer from the option given below. बताओ, आंसर आना भी शुरू हो गया है आप लोगों का। चलिए, तो अच्छा ओके, हिंदी में भी दिखाना होता है, देख लीजिए। सकारात्मक अधिगम परिवेश को कौन सी शिक्षण के संबंध में शिक्षण को कौन सी चीज़ें जो इफेक्ट करती हैं? देखो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके टीचिंग को बहुत ही ज़्यादा हद तक जो है वो इम्पैक्ट करती है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस देखे होंगे जहाँ पर इवन आपने मोस्टली बच्चों के स्कूल ऐसे देखे होंगे, वहाँ पर क्या होता है कि जो वॉल होती है उन पर या तो कोई जो इम्पॉर्टेंट जो मतलब महापुरुष रहे हैं या पर्सन रहे हैं उनके क्या होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, फोटोज लगे होते हैं। तो बच्चों को उनसे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन उन्हें मिलती है, उनकी नॉलेज में भी क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। कि भाई एक 5th क्लास के बच्चे के क्लासरूम में यदि महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट लगी हुई है तो वो अपने टीचर से पूछेगा, टीचर हु इज
ठीक है, टीचर उसके बारे में बच्चों को बताएगा तो उसे उससे मोटिवेशन, उससे डेडिकेशन और उसकी नॉलेज, इन सब में इंक्रीमेंट होता है। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारी जो टीचिंग है उसे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा हेतु संभावनाएं होनी चाहिए। मतलब एक ओपन डिस्कशन जो है वो क्लास में होना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने जो आइडियाज हैं वो क्या कर पाए, शेयर कर दें। क्योंकि देखो, ओपन डिस्कशन यदि क्लास में होगा तो जो इंट्रोवर्ट बच्चा भी होगा वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर पाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, क्लास को लेके पॉजिटिव होगी कि भाई जो टीचर है वो सभी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस ही देता है। तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, सब बच्चों के अंतर्गत कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है संस्था अथवा कक्षा में प्रबलन का बार बार यूज करना। अर्थात दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कि बच्चों को क्या करना चाहिए, बार बार मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि अंतर्गत बच्चों के अंतर्गत एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो। ठीक है, उन्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उन्हें बार बार मोटिवेट करते रहना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हैं वो हमारी टीचिंग को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज द मेन टीचिंग बिहेवियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग एन इफेक्टिव टीचर। ठीक है, एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से निम्नलिखित में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या है। A comment made by the teacher for the purpose of streamlining the teaching process, subject or process based question asked by the teacher, involvement of students in the learning process and utilize the ideas and contribution of the students। बताओ, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दे दो एंड क्लास को प्लीज शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जुड़ पाए हमारी क्लास में। चलिए, तो देखिए इसका आप लोगों का आंसर होगा सी। क्या होगा, सी। एक प्रभावी, एक इफेक्टिव टीचर होने के लिए एक सबसे ज़्यादा टीचिंग जो बिहेवियर है वो क्या होगा कि एक क्लासरूम कम्युनिकेशन में, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे और टीचर, मतलब स्टूडेंट एंड टीचर दोनों क्या हो, एक दूसरे में कनेक्टेड हो, मतलब इन्वॉल्व हो। ठीक है, टीचर जो बच्चों को समझा रहा है, बच्चे उसे बहुत कंसंट्रेट होकर सुन रहे हैं और टीचर भी बहुत इफेक्टिवली बच्चों के सामने उस चीज़ को समझा रहा है। अर्थात तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत इन्वॉल्विंग होनी चाहिए कि टीचर और बच्चे आपस में एक दूसरे से इन्वॉल्व होकर नॉलेज को क्या करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है, एक अच्छा शिक्षण व्यवहार माना जाता है, जहाँ पर बच्चा जो होता है वो क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व होता है। दिस इज अ बेस्ट टीचिंग बिहेवियर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव राइटिंग यूजफुल फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, बताइए। ये क्या थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता है इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यू रियलाइज कि मैं भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो मतलब हम सिलेक्शन की दिशा की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं, आपको भी पता है। सॉरी, हम सिलेक्शन की दिशा की तरफ ही जा रहे हैं, जहाँ हमें JRF लेके जाना है हम वहीं जा रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हम इसी टाइप के क्वेश्चंस हम करते हैं। इसका मतलब आप JRF की जर्नी में या JRF को हासिल करने के बहुत पास आ गए हो। क्या, चलिए, तो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। कैसे होगा, एक मतलब स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है, दोनों के लिए प्रभावी लेखन सिद्धांत क्या है। मतलब एक स्टूडेंट और टीचर किस तरह का लेख लिखे या किस तरह से वो लिखे जिससे कि दोनों के लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो। सबसे पहली चीज होनी चाहिए क्लियरिटी, कि देखो चाहे स्टूडेंट लिखे चाहे टीचर कोई भी लिखे, ठीक है, वो चीज़ क्लियर लिखी होनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कुछ भी लिखूँ तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो वो भी इस तरह से लिखो कि वो क्लियर हो, ठीक है, जिससे मुझे समझ में आ जाए।
इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ब्रेविटी। ऐसा नहीं आप लंबी चौड़ी रामायण जो है वो लिखने लग जाओ, ठीक है। आप उसे क्या कीजिए ना, शॉर्ट में उसे समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देन उसके बाद है, आप क्या कीजिए, परिशुद्धता, प्रीसियसनेस। इसका मतलब होता है कि आप जो भी टर्म्स का यूज कर रहे हो वो सारी की सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल एरर फ्री या मिस्टेक फ्री होनी चाहिए, उनमें किसी भी तरह की एरर वगैरह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो एरर वगैरह होएगी तो उससे हमें ना कोई भी फायदा जो है वो नहीं होने वाला, ठीक है। तो वही वाली बात है जो यहाँ पर पूछी गई है, क्लियर। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आप लोगों का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, टेंशन मत लेना। प्रत्येक कक्षा के अंत में लघु सारांश को कहा जाता है। द शॉर्ट समरी एट द एंड ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक साइंस, हाइपोथेटिकल कंक्लूजन, लिंग्विस्टिक साइन मार्किंग या डिफरेंशिएटेड कंक्लूजन। बताइए भैया एंड बहनों। शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दिया करो यार, कभी कभी तो है। चलिए इसका आंसर होगा आप लोगों का सी, लिंग्विस्टिक साइन मार्किंग। देखो हर एक कक्षा के लास्ट में क्या होता है, एक शॉर्ट समरी होती है। वो क्या होती है, जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, मान के चलो मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, एक्शन रिसर्च पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको मान के जो एक्शन रिसर्च पढ़ा रही हूँ या सीसीई पढ़ा रही हूँ, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन, मैंने आपको पूरी 1 घंटे की क्लास में से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बट एट द एंड ऑफ द क्लास में क्या करूँगी, इसको बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि मैं आपको सिर्फ बता दूँ कि एक्शन रिसर्च मतलब क्या होती है, कि इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या की जाती है, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। फिर हम लास्ट में ऑब्जर्व, मतलब बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर कंक्लूजन निकाला जाता है। तो बस मैं पूरे 1 घंटे की स्पीच को इन 4 चीज़ों में क्या है बता दूं, या फिर सीसी को बताऊं कि देखो पूरा सीसी पढ़ा दूं, फिर लास्ट में आपको बताऊं कि देखो सीसी के 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मेटिक एंड समेटिव। फॉर्मेटिक को भी 2 टास्क में बांट सकते हैं, ठीक है, निदानात्मक और उपचारात्मक, आप 2 टाइप में से बांट सकते हो। तो इस तरह से लास्ट में क्या है, हम लोगों ने देखो डायग्राम्स के थ्रू पूरा सब कुछ समझ में आ गया। मतलब 1 घंटे की क्लास में आपने जो सीसीई पढ़ा था उसे लास्ट में हम लोगों ने समरी में, ठीक है, शॉर्ट में डायग्राम्स के थ्रू उस चीज को समझ लिया। तो हमने संकेतों का भी यूज किया है, लैंग्वेज का भी यूज किया है। तो यही कहलाता है कि हर एक कक्षा के मतलब प्रत्येक कक्षा के लास्ट में जो शॉर्ट समरी होती है, ठीक है, उसे हम लैंग्वेज के थ्रू, साइंस के थ्रू, इन सब के साथ कैसे भी उसे क्या कर सकते हैं, उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक साइन मार्किंग, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following sequence correctly reflects the development of educational technology supplementation in higher education? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उच्च शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरण के विकास को सही सही प्रतिबिंबित करता है। हायर एजुकेशन के अंतर्गत आप लोगों की आईसीटी को बोला गया है कि आपकी हायर एजुकेशन में आईसीटी का क्या रोल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आपका क्या रोल है। आप लोग कौन सी एजुकेशन ले रहे हो, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ हायर एजुकेशन ही तो है आप, और आप आईसीटी के थ्रू ही पढ़ रहे हो, मैं आपको कंप्यूटर से पढ़ा रही हूँ, आप अपने मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो एक टेक्नोलॉजी आ गई ना, ठीक है। तो इस चीज को सही क्रम कौन बता रहा है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो बताओ भाई। बिल्कुल सही आंसर। देखिए इसका आंसर होगा आप लोगों का बी। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो भी एग्जाम मतलब दी जाती है हायर एजुकेशन में, जो भी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, उसमें सबसे पहले जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है,
मतलब क्या होगा, देखो आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपका जेआरएफ आपका सपना है, ठीक है। अब आपको अपनी जेआरएफ की प्रिपरेशन में आईसीटी का यूज करना है, मतलब टेक्नोलॉजी का आप लोगों को क्या करना है, यूज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी जेआरएफ का सिलेबस ढूंढोगे, उसकी बुक्स वगैरह ढूंढोगे कि भाई ये सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उससे रिलेटेड सामग्री जो है आप उसको ढूंढने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप जो जेआरएफ की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, उसके लिए आप सामग्री ढूंढोगे। ऑनलाइन आप एजुकेशन लोगे तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल में नेट भी होना चाहिए। तो वो आपकी मॉड्यूलर सामग्री हो गई। और देन आप क्या करोगे, ऑनलाइन टीचिंग करोगे, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप पढ़ोगे। तो वही क्या कहलाता है, एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, पाठ्य पुस्तक अनुपूरक सामग्री, टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट मटेरियल तैयार किया। डेट मीन आपने जेआरएफ का सिलेबस निकाला, ठीक है। उस जेआरएफ से रिलेटेड जो है वो आपको और कौन कौन सा मटेरियल चाहिएगा, वो आपने देखा कि ये सिलेबस में ये यूनिट्स हैं, हमें उससे रिलेटेड मटेरियल चाहिएगा। और हमसे हमारी पढ़ाई तो होगी नहीं, तो हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपने और दूसरे जो सामान है उसको आपने कलेक्ट किया है कि मोबाइल, उसमें रिचार्ज वगैरह, और फिर आपने ऑनलाइन तरीके से अपनी पढ़ाई करना शुरू की है। तो इस तरह से हायर एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग व्हाट इज द फाउंडेशन ऑन विच वार्म एंड नरिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन लर्नर्स कैन बी बिल्ड। कक्षा का शिक्षण के संदर्भ में उस आधार भूमि को क्या कहते हैं जिस पर अधिगमकर्ताओं के बीच स्नेहल और परिपोषक संबंध बनाए जा सकते हैं। जल्दी से आंसर बताओ। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर तो मैं पैसे ही बता देती हूँ, इसका आंसर होगा आप लोगों का बी, टीचर इमोशनलिटी। देखो एक क्लास में एक बच्चा जो होगा, एक स्टूडेंट अपने टीचर के साथ जो होगा वो कब ज़्यादा अटैचमेंट फील कब कैसे करेगा, जब वो टीचर से इमोशनली कनेक्ट होगा। देखो बहुत टाइप्स ऑफ टीचर्स होते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ टीचर्स होते हैं। बहुत टीचर ऐसे होते हैं जो पढ़ाते हैं चले जाते हैं, उन्हें स्टूडेंट से मतलब नहीं होता। बहुत टीचर्स के साथ बच्चों का जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्ट वाला होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर, ठीक है, कि वो अपने बच्चों को किस तरह से हैंडल करता है। तो क्लास में एक बच्चे का या एक स्टूडेंट का अपनी टीचर के साथ जो वार्म जो रिलेशन होता है, एक नरिशिंग जो रिलेशन होता है ना, इट्स डिपेंड टीचर इमोशनलिटी। वो टीचर की इमोशनलिटी पर डिपेंड करता है। कोई खड़ूस सा मास्टर हो जाएगा, कैसे काम चलेगा, है ना। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। यहाँ सेट दिए गए हैं, एक में लर्निंग लेवल्स बताए हैं, एक में टॉपिक्स बताए हुए हैं। तो कौन सा लेवल किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। तो सोचिए, समझिए, दिमाग लगा के इसका आंसर करना। आपके पास प्रॉपर टाइम है। ऑटोनॉमियस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, परसेप्शन लेवल, डेलिबरेटिव थिंकिंग लेवल। देखिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। देखिए इसका आप लोगों का आंसर होगा सी। क्या होगा, सी। देखिए शिक्षण स्तर जो है वो बताए गए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो स्वायत्त विकास के अंतर्गत आता है कि आप लोगों का, ठीक है, आपका खुद की जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो रही हैं, मतलब आपके अंतर्गत फीलिंग्स आ रही हैं, आपके अंतर्गत इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं। दैट मीन आपके अंतर्गत ऑटोनमस डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। आप जो है वो किसी भी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान से रखना, आप चीज़ों को रट रहे हो, आपको चीज़ें याद हो रही हैं, दैट मीन यह मेमोरी लेवल हो जाएगा। परसेप्शन लेवल, अबोध मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो इस चीज़ से हो जाएगा कि आप जो है वो चीज़ों को देख करके, फैक्ट्स को देख करके उनके अदर एग्जाम्पल आप निकाल लेते हो। जैसे कि मान के चलो मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ भी चीज़ें पढ़ाती हूँ, और जब मैं आपको कोई चीज़ भी पढ़ा देती हूँ, उसको पढ़ाने के बाद आपके अंतर्गत एक समझ विकसित हो जाती है कि आप उसे प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, दो चीज़ों को एक साथ जोड़ सकते हो। दैट इज कॉल्ड योर परसेप्शन लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल।
फिर आता है आपका डेलिबरेटली लेवल। तो डेलिबरेटली लेवल मैंने आपको बताया है, जिसके अंतर्गत आपकी जो प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हो। देखो आप एक चीज नोटिस करना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, कि विमर्शी चिंतन क्या होता है। तो देखो ये विमर्शी चिंतन वाला जो क्वेश्चन है ये भी पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है, और देखो एक ही साल का है वो जो मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन करवाया था ना वो भी 2019 का है, ये क्वेश्चन भी आपका 2019 का है। तो आप सोचो क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यूज करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। तो पीवाईक्यूज को आप जितना अच्छे से समझोगे उतना ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट मार्क सच टेस्ट विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्टिमम परफॉर्मेंस टेस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च। निम्नलिखित सूची में से ऐसे परीक्षणों को चिन्हित कीजिए जो शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन परीक्षण की कोटि में आते हैं। बताओ, ये क्वेश्चन हम लोगों को लग रिसर्च का रहा है, बट रियलिटी में ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपका। जल्दी आंसर दे दीजिए, नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है। क्लास को लाइक भी कर देना, क्लास से रिलेटेड जो भी फीडबैक है कमेंट में ज़रूर बता देना आप मुझे। देखिए इसका आप लोगों का आंसर होगा सी। इष्टतम का मतलब होता है हाईएस्ट जिस चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको यदि किसी भी बच्चे के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम लोगों को उसके अचीवमेंट टेस्ट करना होगा। मतलब उस बच्चे के बारे में हर एक चीज़ को जानना है तो सबसे पहले हमें उसका क्या करना होगा, अचीवमेंट टेस्ट करना होगा कि भाई उसने अपनी एजुकेशन के टाइमिंग पे क्या क्या अचीव किया है, कि मतलब उसके फर्स्ट टेस्ट में, उसकी हाफ ईयरली एग्जाम में, ईयरली एग्जाम में उसके कितने मार्क्स आए। तो उसके आधार पर भी हम उसके बारे में जान सकते हैं। बहुत हद तक हम अनुमान लगा सकते हैं कि भैया बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है। उसके बाद आता है आप लोगों का उसका आईक्यू लेवल, ठीक है। एक बच्चे के आईक्यू लेवल से उसकी बुद्धि का पता चल जाता है कि यदि एक बच्चे का आईक्यू लेवल 130 से अबव है दैट इज ही इज क्रिएटिव पर्सन, ठीक है। यदि किसी भी बच्चे का आईक्यू लेवल है वो 110 से अबव है तो इसका मतलब वो कैसा बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है। एक ऐसा बच्चा जिसका आईक्यू लेवल 90 से अबव है तो वो कैसा बच्चा होगा, एवरेज। तो हम आईक्यू के माध्यम से भी एक बच्चे के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हैं। और उसके बाद आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है कि आप लोगों का किसी भी चीज जो है उसको लेकर के व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, आपका उस चीज, ये एटीट्यूड है ऊपर वाला, ठीक है, ठीक है। आपका किसी भी चीज को लेकर के आपका जो इंटरेस्ट है वो चीज यहाँ पर आपको बताती है, ठीक है, कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपका चीजों के लेकर के क्या सा नजरिया है, वो भी आपके बारे में बहुत हद तक जो चीजें हैं वो बता सकती है। तो अचीवमेंट टेस्ट, आईक्यू लेवल एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से जो है हम किसी भी चीज के बारे में क्या कर सकते हैं, उसके हाईएस्ट पॉइंट को जान सकते हैं इजीली। तो आई होप गाइस आप सबको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी, सबको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। और देखिए यदि आपको मुझसे प्लस में भी जुड़ना है तो आप मेरा कोड लेकर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, प्रीति 10, ठीक है। तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते